सोल एंड अनरावल टांग सेक्ट की इस एपिसोड की शुरुआत में हम युहा के ग्रुप के कैंप फायर का सीन देखते हैं, जहां वांग डोंगर वांग क्यूअर के पास आके कहती है कि वांग क्यूअर मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। और क्यूअर के पूछने पर डोंगर बताती है कि युहा आज काफी ज्यादा थका हुआ है, लेकिन इसे वापिस से भी अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को इस्तेमाल करना है, इसलिए इसे जल्द से जल्द अपनी एनर्जी को रिकवर करना होगा। तो हम इसके साथ मार्शल सोल फ्यूजन को परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर हम साथ में कल्टीवेट करते हैं तो इसे जल्दी रिकवर करने में मदद मिलेगी। इसलिए मैं तुमसे पूछ रही थी कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। और इस चीज के लिए वांग क्यूअर मान जाती है तो डोंगर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों ही मिलकर युहा के साथ मार्शल सोल फ्यूजन को इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि युहा जल्द से जल्द रिकवर कर सके। और इस दौरान युहा मन में कहता है कि बॉडी के अंदर जितने भी मेरिडियंस है उन सभी में काफी रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है, और यहाँ तक कि इससे स्पिरिचुअल पावर भी रिकवर हो रही है। और तो ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये इतनी तेजी से हो रही जितनी की सुबह पर्पल डीमन आई को प्रैक्टिस करते समय होती है। और मेरी पूरी बॉडी काफी हल्की महसूस हो रही है, और ये फीलिंग सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जबकि सिर्फ जुआन लाओ इस चीज को दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं, और ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहते हैं कि ये तो 3 लोगों की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है, और ये वाकई में सोल मास्टर वर्ल्ड के अंदर एक चमत्कार के समान है। और पहले मुझे लगा था कि ये उस तरीके की सोल पावर होगी, लेकिन अब लगता है कि मैं फालतू में ही चिंता कर रहा था। जबकि सिर्फ लिंगर की लार टपकी जा रही होती है, और मन में कहती है कि ये हुआ यह तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और काफी ज्यादा स्किल्ड भी, जो ये एक ह्यूमनॉइड सोल टूल बना पाया। और अगर अभी सिचुएशन इतनी गंभीर ना होती तो मैं जरूर उस चीज को आजमाती। जिसके बाद हमें सन मून एम्पायर के रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ूथियारन पूछता है कि आखिर सिचुएशन क्या है। तो जो सबऑर्डिनेट होता है वो कहता है कि सिचुएशन स्टेबलाइज हो चुकी है, लेकिन हमारा कुछ ज्यादा ही नुकसान हुआ है। खासकर जो बिल्डिंग सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर एकेडमी की थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और तो और वर्चुअस हॉल की जो अंडरग्राउंड बिल्डिंग थी वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा नुकसान कुछ ज्यादा ही हो गया है। जिस पर ज़ूथियारन गुस्से से कहता है कि मैं नुकसान के बारे में सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं तो पीड़ितों की हालत के बारे में पूछ रहा हूँ कि अभी उनकी सिचुएशन कैसी है। जिस पर ये बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है, और ये कहता है कि हालात अभी काफी ज्यादा अस्थिर हैं, खासकर उन फैमिलीज की जो कि इस इंसिडेंट से पीड़ित हुए हैं, और उनमें से तो कई तो बेघर हो गए हैं। तो ज़ूथियारन कहता है कि मेरे ऑर्डर्स का पूरी तरीके से पालन किया जाए, और आसपास की सिटीज के जो भी इस्तेमाल किए जाने वाले रिसोर्सेज हैं उन्हें इस्तेमाल करके तुरंत ही लोगों को रेस्क्यू किया जाए और उनकी इंजरीज को हील किया जाए, और कुछ ट्रूप्स को भी सिटी के अंदर भेजो जिससे कि सिचुएशन को स्टेबलाइज किया जा सके। और अगर कोई भी इस मौके का फायदा उठा के परेशानी खड़ी करता है उसे बिना किसी रहम के तुरंत ही मार देना, और जो कोई भी दूसरे को बिली करता है उसे भी तुरंत ही मार दिया जाएगा, और जितना हो सके उतने कम समय में हालातों को स्थिर करना होगा। और आज के दिन को मातम का दिन घोषित कर दो। और रही बात एम्परर की मौत की खबर की, तो आज उसे रोक दो, लेकिन एक ऐसा आर्टिकल लिखो जिसके अंदर बताया जाए कि ये धमाके की जो घटना हुई है इसके पीछे स्टार लो और तियानदाओ एम्पायर का हाथ है। जिस पे ये सेवक कहता है कि योर मेजेस्टी इसके अंदर तो शेरेक कॉलेज का भी हाथ है। जिस पर ज़ूथियारन कहता है कि इसका जिक्र मत करना, वैसे भी शेरेक बस एक एकेडमी ही है, और तो और वो कई सारे सोल मास्टर्स के बीच में स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं, और अगर इन सब के अंदर उनका नाम आता है तो इस चीज से हमारे ही प्लान पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन रही बात उनसे निपटने की, तो मेरे पास अलग रास्ते हैं। जिसके बाद ये बंदा यहाँ से इजाजत लेके चला जाता है, और इस सर्वेंट के यहाँ से जाते एक और बंदा यहाँ पे आ जाता है, जिससे ज़ूथियारन पूछता है कि इंपीरियल ट्यूटर आखिर हालात कैसे हैं। तो ये जो इंपीरियल ट्यूटर होता है ये कहता है कि मेरे सेक्ट के कई सारे ताकतवर लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया और उनके डिफेंस को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। हालांकि इससे कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ है, क्योंकि तियानदाओ एम्पायर और स्टारलुए एम्पायर्स थे, और तो और उनके साथ जो बॉडी सेक्ट के लोग थे वो सभी ही वहां से बच निकले हैं। और ऐसा दिखता है कि उन्होंने पहले से कुछ सोल टूल्स को तैयार कर के रखा था जो कि जमीन के अंदर गड्ढे खोद सकते थे। और इस चीज को सुन के ज़ूथियारन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये कहते हैं कि धत तेरे की, मुझे इस चीज के बारे में काफी पहले ही सोच लेना चाहिए था, और वास्तव में इस बारी नुकसान कुछ ज्यादा ही हुआ है। तो क्या इंपीरियल ट्यूटर अपने ट्रूप्स को भेज सकते हैं, क्योंकि अभी हमने काफी कुछ खो दिया है, और हमने जिन भी सोल टूल्स को वॉर के लिए तैयार किया था उनमें से ज्यादातर को चुरा लिया गया है, जबकि बाकियों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और अगर इंपीरियल डिवीजन अपना पूरा जोर लगाने के लिए तैयार है तो हम जंग को समय से पहले शुरू कर सकते हैं। जिस पर इंपीरियल ट्यूटर कहता है कि हाँ, हम बेशक तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने जंग के अंदर
अंदर पार्टिसिपेट किया तो निश्चित रूप से इस वजह से हिडन सेक्ट का ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा, तो उस समय यहाँ तक कि आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बाकी के एम्पायर्स पे अटैक करना। इसलिए मुझे लगता है कि हमें जंग को पोस्टपोन कर देना चाहिए और हम इस मौके का फायदा उठा के लोगों के अंदर उन दोनों एम्पायर्स के प्रति काफी ज्यादा नफरत बढ़ा सकते हैं, जिसके साथ साथ हम सोल टूल्स और अपनी सेना को भी बढ़ाते जाएंगे। जिस पर ज़ूथियारन कहता है कि मैं भी यही करना चाहता हूँ और मैं इस मौके का फायदा उठा के सबसे पहले धोखेबाजों और विरोधियों को रास्ते से हटा देना चाहता हूँ जो कि हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। जिस पर इंपीरियल ट्विटर कहता है कि हाँ, काफी सारे लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, तो अगर उनकी मौत भी हो जाती है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यही बता दिया जाएगा कि उन लोगों की मौत बिग एक्सप्लोजन के अंदर हुई थी और हम उन सभी को ही खत्म कर देंगे जिनका नाम आपने लिस्ट में दिया था। और रही बात वेस्ट साइड की, तो अभी हम उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हालांकि हमने वहाँ के ट्रैप को ट्रिगर कर दिया है और एक बार जो ये लोग वहाँ पे ट्रैप हो गए तो इन लोगों से निपटना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा और ना ही ज्यादा समय लगेगा। जिस पर ज़ूथियारन कहता है कि हाँ, वो जगह उन्हें ट्रैप कर सकती है क्योंकि उस जगह ने एक बारी मेरे ग्रैंडफादर को 100 साल के लिए ट्रैप कर दिया था, जबकि मेरे ग्रैंडफादर का जो कल्टीवेशन लेवल था वो लोंग ज़ियाओ याओ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे कि इंसान लड़ सके और अगर कोई भी गलती होती है तो वहाँ पे कम से कम 10 सालों के लिए कैद हो सकते हैं और कई बार तो यहाँ तक कि मरते दम तक। और एक बारी जो कोई भी वहाँ पे ट्रैप हो जाए तो यहाँ तक कि अगर वो एक टाइटल डोलो भी हो तब भी वो इससे बच के नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसे भी यहाँ से बाहर निकलने से पहले टेस्ट देने होंगे। और मैंने पहले ही ज़ियाओ फेंग को वेस्टर्न माउंटेन्स में जाने का ऑर्डर दे दिया है और साथ ही साथ 4 एल्डर्स को भी जो कि एग्जिट को गार्ड करेंगे, तो यहाँ तक कि अगर वो लकी भी होते हैं बाहर निकलने में तब भी बेशक उन्हें मार दिया जाएगा। और फिर हमें वापस से यह की साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मन में कहता है कि मुझे पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और इस चीज के लिए यूहाओ वांग को शर्माते हुए थैंक यू कहता है। तो वांग इसे रोकते हुए कहती है कि इससे हम सभी को ही फायदा हुआ है और इन तीनों के ही चेहरे शर्म के मारे लाल हो गए होते हैं। और फिर यूहाओ आसपास देखते हुए मन में कहता है कि यहाँ का फॉग थिक होता जा रहा है और तभी जुआन लाओ भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी लोग उठ जाओ और मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने भी इसे महसूस किया है कि हमारा जो परसेप्शन है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया है और ये जो फॉग है यहाँ का ये हमें केस की तरह कैद कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से जल्दी बाहर नहीं निकले तो हम सभी ही काफी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं और सिचुएशन बद से बदतर हो सकती है। और तभी कई जुआन लाओ से पूछता है कि तो क्या हम उड़ नहीं सकते हैं, जिस पर जुआन लाओ कहते हैं कि मैंने उड़ने की कोशिश की है लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कि पूरा आसमां मेरे खिलाफ है, क्योंकि ऊपर मैं जिस प्रेशर को महसूस कर रहा था वो वाकई में काफी ज्यादा इमेंस था और एक तरीके से ये मुझे वापस से ग्राउंड पे आने के लिए फोर्स कर रहा है। जिस पे यह कहता है कि हाँ, सच में यहाँ पे कुछ तो काफी अजीब है। तो फिर हमने जब पहले इसकी जांच पड़ताल की थी तब हमें कुछ भी पता क्यों नहीं चला। जिस पर जुआन लाओ विचार करते हुए कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि ये एक मिस्टीरियस फोर्स से कवर हो रखा है, यहाँ तक कि ये चीज ग्राउंड पे अलग ही दिखती है और मैंने इसे कंट्रोल करने की भी कोशिश की लेकिन इससे कुछ काम नहीं बना और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम अनब्रेकेबल केज के अंदर फंस गए हैं। तो अगर तुम लोगों के पास कोई आइडिया है तो तुम लोग कह सकते हो। तो एक बंदा आगे आते हुए कहता है कि एल्डर जुआन, हम लोग ग्रुप्स के अंदर बट सकते हैं क्योंकि ये जगह काफी हद तक एक भूल भुलैया के जैसी है। तो अगर हम कई सारे ग्रुप्स के अंदर बढ़ जाते हैं तो हम में से किसी न किसी को निश्चित रूप से एग्जिट मिल ही जाएगा। जिस पर बाई बाई कहता है कि फिलहाल तो अभी हम सेपरेट नहीं हो सकते हैं और अगर आपका अनुमान सही है तो ये जगह वास्तव में एक भूल भुलैया के जैसी है, लेकिन क्या हो अगर इविल सोल मास्टर्स भी इस भूल भुलैया के अंदर छिपे हुए हों और एक बारी जो हम अलग अलग होके फैल गए तो जिनका भी इविल सोल मास्टर्स के साथ सामना होगा वो निश्चित रूप से मारा जाएगा और शायद फिर ऐसे ही बारी बारी से हम सभी ही मारे जाएं। तो जुआन लाओ पूछते हैं कि यह आखिर तुम्हारा इस पे क्या कहना है। तो यह कहता है कि अभी अभी मैंने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को आजमाया है तो मेरी जो डिटेक्शन रेंज है वो 10 मीटर से ज्यादा नहीं थी और ना ही हमारी नजरों से ज्यादा बेहतर थी और मुझे तो ऐसा भी महसूस होता है कि बात सिर्फ केज तक सीमित नहीं है और मुझे तो यहाँ तक ये भी लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि ऐसा दिखता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान लड़ नहीं सकते हैं। और तो और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस जगह को किसी भी इंसान या फिर सन मून एम्पायर के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये जगह नेचुरली बनी है और सन मून एम्पायर ज्यादा से ज्यादा इसके एक्टिवेशन मेथड को ही कंट्रोल कर सकता है और क्योंकि ये नेचुरली बनी है तो शायद ये कोई डेड एंड नहीं है और पक्का सरवाइव करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर
जरूर होगा। और रही बात ग्रुप्स में बंटने की, तो मैं सीनियर ब्रदर की बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम सभी ही एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम वापस से एक ही जगह पे लौट के आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम केयरफुली देखें तो बेशक हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसे हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ और अलग भी ढूंढ सकते हैं। और चलो पहले हम क्लूज का पता लगाते हैं, लेकिन अगर बाद में हमें कोई भी रास्ता नहीं मिलता है और हम यहीं पे फंसे रहते हैं, तो आखिर में हमारे पास सिर्फ यही रास्ता रह जाएगा कि हम सभी ही अलग हो जाएं। और तभी जुआन लाओ कहते हैं कि चलो सभी लोग कुछ ना कुछ पहले खा लो, और रही बात तुम्हारी तो तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और फिर जुआन लाओ युहा को कॉपशे में ले जाके कहते हैं कि आखिर तुम्हारी रिकवरी कैसी है, जिस पे युहा बताता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर जुआन लाओ कहते हैं कि ये तो काफी अच्छी बात है, और यहाँ तक कि वैसे मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, लेकिन तब भी तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा उन एबिलिटीज को लेके जिन्हें तुमने मिंगदू अंडरग्राउंड सोल इंजीनियर टूर्नामेंट के अंदर दिखाई थी। जिस पर यह कहता है कि एल्डर जुआन, मैंने पहले जिन एबिलिटीज को इस्तेमाल किया था आप उन्हें मेरी थर्ड मार्शल सोल समझ सकते हैं, हालांकि मुझे ये एबिलिटीज दुनिया से नहीं मिली है। और फिर यह जितना हो सके उतनी आसान तरीके से एल्डर जुआन लाओ को मास्टर इलेक्ट्रोलक्स के ओरिजिन के बारे में बताता है, जिससे कि वो इस चीज को अच्छे से और आसानी से समझ सके। और इस दौरान यह इनसे कुछ भी नहीं छिपाता है और सारी चीजें बता देता है। और नेक्रोमेंसर के बारे में जान के जुआन लाओ काफी हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास नेक्रोमेंसर की ऐसी एबिलिटीज हैं जो कि दूसरी दुनिया से मिली हैं, और यहाँ तक कि वैसे यह तुम्हें इन एबिलिटीज का तोहफा मिला है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एबिलिटीज है इनका डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम एक इविल सोल मास्टर हो। जिस पर यह कहता है कि एल्डर जुआन, मैं जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी इन एबिलिटी को कैजुअली इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिस पर जुआन लाओ कहते हैं कि तुम्हें एक बात को काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा कि चाहे तुम कुछ भी एक्सपीरियंस क्यों ना करो या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें अपने आप को अंधकार में जाने नहीं देना है। जिसके बाद एल्डर जुआन सभी के अरेंजमेंट्स कर देते हैं, और जितने भी लोग होते हैं वो सभी ही 3 ग्रुप्स के अंदर बट गए होते हैं, जिनमें से जो पहला ग्रुप होता है वो शेरेक 7 मॉन्स्टर्स का होता है, जिसे एल्डर जुआन लीड कर रहे होते हैं, जबकि जो शेरेक टीम वांग क्यूअर जांग ली जुआन और थे उन्हें डीन जियान लीनर के द्वारा लीड किया जा रहा होता है। जबकि जो तीसरा और आखिरी ग्रुप होता है उसमें टांग सेक के और शेरेक के कुछ बाकी के मेंबर्स होते हैं, जिन्हें बाकी के 4 टाइटल डुओलो के द्वारा लीड किया जा रहा होता है। और इन 4 टाइटल डुओलो जो कि लीड कर रहे होते हैं, इनके बीच में 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि सी गॉड पवेलियन के अंदर एल्डर्स होते हैं, और एक हाइपर डुओलो लेवल के होते हैं। और एल्डर्स शेरेक 7 मॉन्स्टर को सबसे आगे लीड कर रहे होते हैं, जबकि जो डीन लीनर होती है वो बीच में होती हैं, जबकि वो जो बाकी के 4 टाइटल डुओलो थे वो सबसे पीछे थर्ड ग्रुप के साथ होते हैं। और ये सभी ही एक दूसरे को गार्ड कर रहे होते हैं, और ये सभी ही एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होते हैं। और जहाँ से भी ये लोग गुजरते हैं वहाँ के आसपास जो पेड़ होते हैं वहाँ पे अपने निशान छोड़ देते हैं। और इस चीज को एक स्टूपिड मेथड भी कहा जा सकता है बिना सॉल्यूशन के, क्योंकि ये लोग जो पेड़ों पे निशानियां छोड़ रहे थे, तो अगर इन्हें दोबारा से वो निशान नहीं मिलते जो इन्होंने इन पे छोड़े थे, तो इसका मतलब ये है कि इन्हें एक नया रास्ता मिल गया है। और तभी भाई आगे आते हुए जुआन लाओ से पूछते हैं कि एल्डर जुआन लाओ, क्या आपने भी इस चीज का महसूस किया कि ये जर्नी पहले से थोड़ी अलग है, और ऐसे दिखता है कि हम वापस से लौट के वहीं पे नहीं आए जहाँ से हमने शुरू किया था। जिस पर जुआन लाओ कहता है कि हाँ, मैंने भी इस चीज को महसूस किया। जिसके बाद ये लोग वापस से ऐसे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, और ऐसे लगातार आगे बढ़ते हुए 1 और घंटा बीत जाता है। और एल्डर जुआन सुनिश्चित करते हैं कि ये लोग वास्तव में अपनी शुरुआती जगह पे लौट के नहीं आ रहे हैं, और इस पूरी जर्नी के दौरान इन्होंने एक बार भी किसी भी चीज को रिपीट होते हुए नहीं देखा है। और यहाँ तक कि इन लोगों ने जो निशानियां छोड़ी थी उनमें से एक भी इन्हें नहीं मिली। और इस समय ऐसा देख रहा होता है जैसे कि आधा दिन बीत गया हो, मतलब कि दोपहर हो गई हो, और इतने थिक फॉग की वजह से आसपास का जो वातावरण था वो काफी ज्यादा धुंधला हो जाता है। इसलिए एल्डर जुआन सभी लोगों को रेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। और जब ये सभी लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तब जुआन लाओ कहते हैं कि अगर हम कैलकुलेट करें वेस्ट माउंटेन के एरिया के हिसाब से और हमारी जो ट्रेवल करने की अभी स्पीड है, तो यहाँ तक कि वैसे अगर हम ज्यादा तेज भी नहीं चल रहे हैं, तो जब तक कि हम वापस से लौट के एक ही जगह पे नहीं आते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में इसके बाहर निकल जाएंगे। और इस समय ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि हम बस एक समय पे एक ही कदम ले सकते हैं। और तो और हमारा जो खाना और वाटर सप्लाईज हैं वो अगले 10 दिनों के लिए काफी होंगे। और अगर हम 10 दिनों के अंदर कोई रास्ता नहीं ढूंढ सके, और जुआन लाओ आगे कुछ भी कहता है, अचानक से इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिर वो क्या है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।